नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट देखेंगे और उसमें होगा रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तीन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को जनरली डिफाइन किया जाता है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई कंडक्टर है या वायर है, अगर उसके एंड पर हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल और करंट के रेशियो को, यानी V/I को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जनरली ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि V/I को ओम्स लॉ समझ बैठते हैं। बेसिकली ओम्स लॉ नहीं है स्टूडेंट, आपको बताएं कि ओम्स लॉ ये होता है कि V/I इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ। तो V/I, अब वो शर्त क्या होती है कि फिजिकल कंडीशन, नेक्स्ट टॉपिक में हम ओम्स लॉ लेकर आएंगे। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आर एब्सेंट हो न हो, उस कंडीशन में किसी कंडक्टर के एंड पर अप्लाइड पोटेंशियल और कंडक्टर में या वायर में बहने वाली करंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। बट यहाँ पे V/I यानी पोटेंशियल डिफरेंस टू अप्लाई, अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं तो पोटेंशियल एंड ऑफ कंडक्टर, किसी एंड के कंडक्टर के एंड पर, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके रेशियो को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V/I हमारा होता है रेजिस्टेंस। अब देखिए, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का। जैसे रास्ते में ब्रेकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, और कोई गाड़ी चलाता है तो उसको स्लो करना पड़ता है। एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारा चलना रोड पर संभव नहीं है, हम रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। या तो आप व्हीकल से जाएं या पैदल जाएं, हर कंडीशन में फ्रिक्शन की जरूरत होती है। यानी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं आवश्यक बुराई। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से आवश्यक बुराई है। इसके बिना हम करंट का कल्पना नहीं कर, करंट फ्लो नहीं होगी हमारी। और इस रेजिस्टेंस के कारण लगभग 40% हमारी करंट जो होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो वायर से करंट का ट्रांसमिशन किया जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। आप वायर देखते हैं, वायर हीट हो जाते हैं। तो ये 40%, अगर रेजिस्टेंस है हमारा एब्सेंट हो जाए और करंट हमारी फ्लो होने लगे, तो उस कंडीशन में ये जो 40% है वो लॉस नहीं होगा, और जो देश या दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की समस्या है वो हल हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया, और वो है हमारा सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज सडनली डिसअपियर। एक मिनिमम सर्टेन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है डिसअपियर हो जाती है, रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। तो लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर को बनाए रखना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए कि जो हमारी मरकरी है वो 4 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगती है मरकरी। और मरकरी के कंडीशन में कैमरलिंग ओन्स ने ये रेजिस्टिविटी पर ही रिसर्च कर रहे थे, और रेजिस्टिविटी पर रिसर्च करके उन्होंने देखा कि जब मरकरी का टेम्परेचर उन्होंने 4 केल्विन किया तो सडनली उसकी रेजिस्टिविटी डिसअपियर हो गई। और ये रेजिस्टिविटी, लेकिन अब 4 केल्विन का मतलब हुआ 273, और 4 माइनस 273, तो 26 माइनस 269 डिग्री सेल्सियस।
यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको इतना मिनिमम टेम्परेचर बनाए रखना संभव नहीं है, लैब में ही हम कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो दुनिया की एनर्जी की समस्या को हल कर सकता है, ये अभी रिसर्च पर है, इसका हम यूज लैब में कर सकते हैं। अगर किसी दिन ये सिस्टम अगर लागू हो गया और वैज्ञानिक इस पर सफलता पा गए, तो जो हमारी एनर्जी की समस्या है वो हल हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में 40% रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है। अब यहाँ पे इस बात को हम समझते हैं कि ओरिजिन क्या है, रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या होता है। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस जो होता है उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, ये हो गया, ये एंड हो गया प्लस और ये एंड हो गया माइनस। तो ये वाला सिरा जो हुआ वो पॉजिटिव है, ये हो गया निगेटिव। यानी ये एंड जो होता है हायर पोटेंशियल पर और ये वाला एंड हो गया लोअर पोटेंशियल पर। तो जब यहाँ से हायर पोटेंशियल से ये आपके जब हमने पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करने लगते हैं, यानी एसिलरेट भी होते हैं। एसिलेट होते हैं ये टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच, इसमें हैवी पॉजिटिव फिक्स्ड आयन है जिसको सम टाइम कॉल्स कर्नल, कर्नल भी बोलते हैं, वो मलेक्ट्री वाला कर्नल नहीं होता है, ये हैवी फिक्स्ड आयन को ही कर्नल बोलते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया कि कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, कोलिजन, और ये कोलिजन के बाद से फिर इसमें चला, इससे कोलाइड हुआ। तो इस तरह से कोलिजन होने से जो इसने एनर्जी अपना फाइंड किया था, पाया था, वो उसने कोलिजन से क्या कर दिया, लॉस कर दिया, कोलिजन से उसने अपनी एनर्जी को खो दी। तो ये एनर्जी जो होता है कि कंडक्टर, जो हमारे कंडक्टर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराता है। तो जो कोलिजन होते हैं हैवी फिक्स्ड आयन है इसमें, और हैवी फिक्स्ड आयन से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण इस कंडक्टर का या मेटल्स का या वायर हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये होता है बेसिकली कह दें कि रेजिस्टेंस के ओरिजिन का बेसिकली कारण है कोलिजन। कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन एंड हैवी पॉजिटिव फिक्स्ड आयन, समटाइम्स कॉल्ड कर्नल, जिसको हम लोग कर्नल भी बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस में कुछ अब मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम चलेंगे। तो आइए यहाँ पे, तो ये हम लोगों ने देख दिया कि अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसे ही हमने इस एंड पर कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल हमारा ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट हमारी फ्लो होने लगती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी करंट जो होती है फ्लो होने लगती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसिलरेट होते हैं बिटवीन टू कोलिजन, दो आयन्स है उनके बीच, ये आयन है, और जब तक इस इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी आयन से कोलिजन नहीं करता है तब तक उसके बीच में एसिलेट हुआ। जैसे यहाँ से इससे कोलाइड करके फिर इधर चला, तो फिर इसके बीच जो इसने एसिलेशन प्राप्त किया कोलिजन के बाद से, एसिलेशन इसका समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास ई, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स है हमारा F इक्वल टू ई इंटू ई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। जहां फोर्स है वहां पे एसिलेशन है, तो यहां से हम एसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं F अपॉन m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एसिलेशन हो गया एफ अपॉन एसिलेशन। अब यहाँ पे फोर्स हम लिख दें ई अपॉन एम। अगर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रखेंगे तो इसको निगेटिव लेना होगा। तो अब ये देखें कि अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी लेंथ यल है और इसके एंड पर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी V अपॉन यल। तो E की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन यल, तो ई V अपॉन एम एल, ये हमको मिला एसिलेशन। अब एसिलेशन हमको मिला तो अब निकाल लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ये v इक्वल टू a इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो हमको वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली ev अपॉन ml इंटू टाउ। अब यहाँ से हम इसको लिखे वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन बताया था, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, बोर्ड एग्जाम में तो काफी पूछे जाते हैं रिलेशन के डेरिवेशन के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन इज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, is the charge of electron, is the cross sectional area, and Vd is the drift velocity of free electrons। तो where अब n है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे E is the charge of electron free electrons and A is the area of cross section, and अब I इक्वल टू एन ई ए ई भी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये भी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने कंडक्टर के एंड पर अप्लाई किया था। अब यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं कि I इक्वल टू एन ई स्क्वायर भी टाउ अपॉन एम हो गया, और ये इसी को मैंने जो पीछे जो रिलेशन था उसको मैंने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद से एन ई स्क्वायर भी टाउ अपॉन एम इंटू ए अपॉन यल। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लें v अपॉन आई, तो इक्वल टू मिला एम एन ई स्क्वायर टाउ यल अपॉन ये। तो इस रिलेशन में इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू वेर रो इक्वल टू इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इससे इस रिलेशन से हमको ये रिजल्ट मिलता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रिलेशन ये हमको मिला कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता, और किस पर डिपेंड किया, हमारा लेंथ पर भी डिपेंड किया वायर के। तो अब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो जिस मटेरियल का कंडक्टर है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पर भी डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड किया। अब हमारे पास है द बेसिक काज ऑफ रेजिस्टेंस और कोलिजन। ये पहले ही मैंने बता दिया कि जो हमारे हैवी फिक्स्ड आयन होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच जो कोलिजन होता है वही जो होता है रेजिस्टेंस का कारण होता है। अब रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर का मतलब कि ऐसे मटेरियल, एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इस तरह से होता है। रजिस्टर या रजिस्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्लॉक टाइप का बना देते हैं। अब रजिस्टर भी हमारे टू टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड रजिस्टर होता है, एक वेरिएबल। अगर वेरिएबल है तो उसमें एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिक्स्ड है
तो उसमें कुछ नहीं लगाए जाते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये फिक्स्ड है और ये जो एरो लग गया वो वेरिएबल है। तो एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, उसी को हम रजिस्टर बोलेंगे। तो ये था हमारे पास ए। अब इफ वी बेंड स्टेट वायर एट वन और मोर point like S, N or M, then the resistance of the wire does not change। यानी आपके पास एक वायर है, इसको आपने S शेप में बेंड कर दिया, तो इस S शेप में या N शेप में बेंड कर दिया या M शेप में बेंड कर दिया, तो इसके रेजिस्टेंस, वायर के रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था आपका। यूनिट होता है ओम, ओम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये ग्रीक लेटर है और इसको ओम पढ़ते हैं, तो यूनिट होता है। और इसको यूनिट इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I है, तो इसको हम कहेंगे वोल्ट और पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमको वोल्ट पर मीटर और यही हमारा कहलाता है ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक और क्वांटिटी होती है और वो क्वांटिटी होती है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है ये हम बता दें आपको। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस देखें, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 अपॉन R ये होता है। तो रेजिस्टेंस ये होता है हमारा कि ओम और कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो ये कंडक्टेंस, इसकी जब यूनिट करेंगे तो ओम इनवर्स होता है और इसको हम बोलते हैं महो। ऐसे लिखते हैं महो, महो होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं सीमेन। सीमेन भी इसका एक यूनिट होता है इसका कंडक्टेंस का। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रो इक्वल टू हमको मिला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अभी हम लोगों ने रिलेशन में ये देखा था, जब हमने V अपॉन I का कैलकुलेशन किया था तो वो हमको मिला था रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर एन ई स्क्वायर टाउ। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ये। तो अब रो यहां से कैलकुलेट करें तो हम नाउ इफ L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल के इक्वल ही हो जाएगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल उसी को कहते हैं। अब R इक्वल टू रो एल अपॉन ये है, तो रो, अब इसको हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखें, R को हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो हमने लिख लिया V अपॉन I और R इक्वल टू ये रो एल अपॉन। अब इस एल को हम इस I की जगह पर ट्रांसफर करते हैं और I को हम ले चलते हैं इस एल के जगह पर। तो V अपॉन एल इक्वल टू रो I अपॉन ये। अब V अपॉन I को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं जब कंडक्टर है हमारा, और कंडक्टर का लेंथ अगर L है और इसके एंड पर हमने अगर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एंड पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी V अपॉन एल। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। और I अपॉन ए एक क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो है। तो I अपॉन ए चार्ज, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा E, और ये इसको हम करंट डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है J से। तो रो को हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू E अपॉन J। यानी इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो होगी
वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के रेशियो के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम इस तरह द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी एट द पॉइंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी खासियत ये होती है कि ये किसी कंडक्टर की होल कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए डेफिनेशन में इस बात का जिक्र किया गया कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। यूनिट हो जाएगा। अब इसका ऐसे आप यूनिट निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू हमको मिला था रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब इसका तो ओम होता है, इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और इसका होगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर मर गया तो हमको मिला ओम मीटर। ये हमारा हो जाएगा। तो यूनिट हुई ओम मीटर इसकी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जैसे कंडक्टेंस का हमने डेफिनेशन बताया था कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसी को हम बोलेंगे, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/रो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये रो की वैल्यू था, रो इक्वल टू हम लोगों का मिला था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अब 1/रो करें तो हमको क्या मिलेगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये होगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। तो यूनिट होगा ओम मीटर इनवर्स। जैसे हम लोगों का इसका ओम मीटर है तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ohm, what will be new resistance if it is stretched to an n time its original length? तो अब ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पज ये है स्टूडेंट कि एक जनरल फॉर्मूला लाया जाए कि जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करना हो इस तरह के, अगर जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप उस फार्मूले का इस्तेमाल करके स्मॉल समय में, छोटे समय में उसको क्या करें, कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि कंपटीशन में तो बहुत ड्यूरेशन कम मिलते हैं, चाहे नीट का हो चाहे जेई का एग्जाम हो। तो इस पर्पज से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि अगर हमारे पास एक, सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है और जिसकी लेंथ यल है। अब इसको हमने स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ को इस तरह से बढ़ाए कि एन टाइम हो गया इनिशियल लेंथ के, यानी एल डैश हो गया एन एल। अब इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वॉल्यूम हमारी चेंज नहीं होती है, तो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वायर, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब हम वायर को स्ट्रेच नहीं किए थे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कितना था, और वायर को जब हमने स्ट्रेच कर दिया उस कंडीशन में कितना वॉल्यूम था, दोनों इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलते हैं। तो पहली चीज तो पहले वायर है तो वायर की एरिया हमने सपोज कर ली, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये और लेंथ एल। और जब हमने स्ट्रेच किया तो उसकी एरिया ए डैश और इसको सपोज कर लेते हैं एल डैश। देन हम ले लेंगे ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश। ये वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हमको मिला इतना। अब ए और ए डैश में एक रिलेशन होगा एल अपॉन एल डैश अपॉन एल, ये गलत हो गया। ए अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, एक हमको एक रिलेशन मिला। अब आते हैं हम लोग
रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेकर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो यल अपॉन ए। एक कॉन्सेप्ट और सीखना होता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की डिफाइंड होती है। तो कोई भी मटेरियल आप लिए हैं, जैसे वायर लिए हैं आप, उसी वायर को किए हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी चाहे तो आप वायर को मोड़ दें, चाहे किसी भी तरह से कर दें, स्ट्रेच कर दें, उस कंडीशन में रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है। अगर कापर है, अगर मटेरियल कापर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस आर को हम लेते हैं, पहले हम आर इक्वल टू ले लेते हैं, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। जब हमने स्ट्रेच कर दिया वायर को, तो आर डैश होगा, और आर डैश लेते हैं, आर डैश इक्वल टू रो यल डैश अपॉन ए डैश। अब हमको फाइंड करना है आर डैश कितना होगा, और ये हमको रिलेशन है रो यल बाई ए। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा टू रिलेशन था, तो 3 में हम 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो आर डैश अपॉन आर, और यहां से देखें कि आर डैश हमको मिला रो यल डैश अपॉन ए डैश, और ये मिला आर जो मिला वो मिला रो यल अपॉन ए। तो रो ने रो को काट दिया। अब ये हमारा रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, ये इस तरफ आया, तो यल डैश अपॉन यल इंटू ए अपॉन ए डैश हमको मिल जाएगा। और ए अपॉन ए डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको मिला था एल डैश अपॉन यल, तो इसको हम लिख सकते हैं एल डैश अपॉन यल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको मिला एल डैश अपॉन यल, और यल डैश इनिशियल का कितना है, एन टाइम है, तो यल डैश इक्वल टू एन एल रख देंगे। अब यल ने यल को मार देगा, तो हमको मिला एन स्क्वायर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो इतनी। अब हम कहते हैं, देखिए अब कई सवाल यहीं पे शार्ट में हम लोग कर लेते हैं, और शार्ट में ये होगा। अब सपोज करें कि आपके पास कोई वायर है, आपने उसको 2 टाइम स्ट्रेच कर दिया, और इनिशियल रेजिस्टेंस 2 ओम था, और 2 टाइम आपने स्ट्रेच किया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नया न्यू रेजिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 और 4 इंटू 2 8 ओम हो गया, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और यहां से आप सीख सकते हैं, देखें कि पतले वायर, पहले तो आपका इतना था, इसको हमने स्टेज किया, डबल किया, तो स्टेज करेंगे तो पतला होगा, और पतले वायर का रेजिस्टेंस जो होता है मोर ज्यादा होता है, और मोटे वायर का रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। यानी आपके पास अगर कोई बल्ब है, और यहाँ पे जो टंगस्टन का फिलामेंट है, अगर वाट इसकी बढ़ेगी तो वायर भी मोटे होते हैं, और मोटे वायर के रेजिस्टेंस कम होते हैं। और आपके पास अगर कम वाट का बल्ब है, तो आप देखेंगे कि उसके वायर जो होते हैं पतले हैं, यानी रेजिस्टेंस उसका हाई है। तो ये कॉन्सेप्ट हो कि पतले वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है अधिक होता है, और जो मोटे वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। तो ये हमको एक रिलेशन मिला। अब इसी तरह से कहें कि एक वायर है, हमने उसको क्या किया, बेंड करके 1/2 टाइम्स कर दिया, हाफ कर दिया, तो 1/2 तब, और ये 1/2 का होल स्क्वायर, और इनिशियल अगर सपोज कर लें कि 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो कितना हुआ 1/2 का होल, तो 4 हो गया, ये 2 तो 1/2 ओम रेजिस्टेंस रह गया। अब जितने टाइम 3 टाइम किए, तो 3 यहाँ रखी है, और तो 9 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर 4 टाइम करते हैं तो 4 16 टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस। इस तरह से इस पर बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड इनटू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी भी पूछा और रेजिस्टेंस भी। तो मैंने कहा कि मटेरियल अगर आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो मटेरियल जब नहीं चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चाहे उसको आप लंबा कर दें, चाहे पतला कर दें, चाहे मोटा कर दें, हर कंडीशन में रेजिस्टिविटी सेम होगी आपकी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। रेजिस्टेंस हम लोगों ने एक जनरल रिजल्ट भी निकाल लिया था, और ये फाइनल ले लेते हैं। तो एन स्क्वायर और आर इनिशियल, अब रख दीजिए
तो 3 टाइम इंटू आर इनिशियल कितना है 10, तो 9 ये हो गया इंटू 10, 90 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमको मिला। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज, रेजिस्टिविटी हमारी चेंज नहीं होगी। अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाए, वही जो पुराना मेथड हमने डेरिवेशन में लगाया था। अब यहाँ से आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर डैश इक्वल टू मिलेगा रो एल डैश अपॉन ए। इसमें हम इसको कोई रिलेशन दे देंगे, इसको फर्स्ट दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा आर डैश अपॉन आर, एल डैश अपॉन एल, और ये अपॉन, और ये मिल चुका है एल डैश अपॉन एल। तो पुट करते हैं एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल। अब रिजल्ट हमको हुआ इस तरह से मिला। अब एल डैश मिला 3L के, तो 3L रख देंगे हम। तो एल ने एल को मार दिया, तो 3 का मतलब हो गया 9 और आर है हमारा 10, 90 ओम। तो डायरेक्ट भी आप रिजल्ट ले सकते थे। अब एक थोड़ा इसी तरह का क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड इन इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट में पहले तो हम मान लेते हैं कि यल हमारा इनिशियल लेंथ था और उसमें 10% इंक्रीज कर दिए, तो यल ऑफ 10%, 10%। तो अब लेंथ जो हुई हमारी यल इंटू 10 अपॉन कितनी 100 हो गई। अब चाहे तो आप इसी रूप में रहने दें या सिंप्लीफाई करके 1 को काट कर भी लिख सकते हैं। तो 10L प्लस एल 11L अपॉन 10, ये हमारा हो गया जो न्यू लेंथ मिला वो। अब परसेंटेज चेंज में पूछ रहा था, तो हम निकाल लेंगे एल डैश इक्वल टू एल ऑफ 10%। तो ये ऐसे सॉल्व किए तो हमको मिला 11L अपॉन 10, ये हमको मिला। अब रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो पहले इनिशियल ले लेते हैं, फिर एल डैश। अब यहाँ से एल यहाँ पे ले आ देते हैं, तो एल डैश इक्वल टू 11 अपॉन ये हो गया v इक्वल टू ए एल इंटू ए डैश एल डैश। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा ए अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, ये होगा एल डैश अपॉन एल। देन आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए। यहाँ पे हमने पुट किया। अब ये कितना होगा एल डैश अपॉन एल, तो इस रिलेशन से मिल जाएगा एल डैश। अब ये पुट कर देते हैं तो हमको मिला एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, और एल डैश अपॉन एल मिल चुका था 11 अपॉन 10, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 11 अपॉन 10। अब परसेंटेज जब आपको निकालना होगा तो आर डैश अपॉन आर, इसमें -1 करिए और 100 को मल्टीप्लाई करिए ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में हम करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 -1। अब ये देखें कि 121 माइनस 100, इसको यहाँ पे लेकर चले तो 21 आया, और ये रिजल्ट होगा 21% हमारी जो होती है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।